नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिलचस्प घटनाक्रम घटा है और वो ये कि नरेंद्र मोदी निरंतरता में बतौर प्रधानमंत्री अब इंदिरा गांधी से अगले पायदान पर पहुंच गए हैं। यानी निरंतरता में अब लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नेहरू के पास है और अब दूसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो एक अनूठा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम है जो नेहरू के पास भी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो करीब 13.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अगर 2-3 दिन का फासला बीच का छोड़ दें, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो वो निरंतरता में 13.5 साल मुख्यमंत्री और 11 साल से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले भी पहले शख्स हैं इस देश के। आज हम चर्चा करेंगे मोदी बनाम नेहरू और इंदिरा गांधी। क्या इन तीनों शख्सियतों की कोई तुलना हो सकती है? क्योंकि नेहरू जिन स्थितियों परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने या बनाए गए और उनको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए देश का बंटवारा तक हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन दोनों तरफ से हुआ। कत्लेआम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और जो एक सामाजिक सद्भाव और ताना बाना था वो नष्ट हो गया पूरे देश का। और नेहरू और मोदी की जो विचारधारा थी, जो सिद्धांत थे, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जिसको हम कहते हैं कि गौरवशाली इतिहास, जो हमारे मंदिर, इन सब को लेकर के तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। नेहरू सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण समारोह में तब के राष्ट्रपति के जाने के केवल खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उन्होंने वहां जो भाषण दिया है वो आकाशवाणी से प्रसारित भी ना हो सके। तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनका दशकों से इंतजार हो रहा था। भगवान राम, उनका भव्य मंदिर न केवल बना, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसका लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा वो नरेंद्र मोदी के हाथों से हुई। इंदिरा गांधी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने जिस तरह के कारनामे किए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं का सबसे अधिक क्षरण अगर कभी हुआ है तो वो इंदिरा गांधी के समय हुआ है। और उन्हीं के नाम एक बदनुमा दाग है इमरजेंसी थोपने का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो आज उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करेंगे और धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ेंगे मेरे साथ, तो उनकी भी प्रतीक्षा करेंगे। अभी जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, अब तो मुकाबले में बस दो लोग रह गए हैं, नेहरू और नरेंद्र मोदी। निरंतरता में नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब हम तीनों इन प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व, कृतित्व, सिद्धांतों और दूसरे पक्षों का आकलन करते हैं तो आप नरेंद्र मोदी को कहाँ खड़ा पाते हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, नेहरू और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी को 1885 में अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए बनाया था। वो जो आदमी था, एओ ह्यूम,
जो उस समय इटावा का डिप्टी कमिश्नर या और जिसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और उसके बाद 1910 तक, यानी अगले 25 सालों में ब्रिटिश सिविल सर्विस के 7 अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब किसी भारतीय को लाना चाहिए इस मुद्दे पे आगे। तो वो एक अंग्रेजों की सेवा जो एक आदमी कर रहा था साउथ अफ्रीका में, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनको उनको भारत लाया गया और उनसे कहा, भाई पैंट शर्ट और टाई उतारो, अब तुम धोती पहनो। फिर उनको अंग्रेजों ने महात्मा बना दिया। बाकायदे इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाए, इसका बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया था। उसके बाद जो एक जो है बहुत मशहूर किताब है, इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफर हैं, मुझे उनका नाम याद आ जाएगा अभी, उन्होंने किताब में लिखा है कि उस समय आपका म्यूट है। हाँ, हाँ। शायद आप पुपुल जयकर की बात कर रहे हैं। हाँ, पुपुल जयकर की है। तो पुपुल जयकर की किताब में मोतीलाल नेहरू का क्या शानो शौकत थी, क्या उनकी जमींदारों वाली लाइफ थी, और वो कितने बड़े अंग्रेज थे, और इलाहाबाद में उन्होंने कितना बड़ा विशाल किलेनुमा अपना बंगला बनाया था, कोठी जिसे आनंद भवन कहा जाता है। कैसे रहते थे और कौन-कौन से बड़े अंग्रेजों के सारे मुकदमे उनको मिलते थे। उस जमाने, आज से 100 साल से अधिक पहले, उनकी कमाई महीने की लाखों रुपए में होती थी। उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पढ़ने गए थे ब्रिटेन में, ऑक्सफोर्ड में। और ये उस समय का ये इतिहास अब दर्ज है कि उस यूनिवर्सिटी के कई गेट थे, हर गेट पे एक गाड़ी खड़ी रहती थी कि जिस गेट पे नेहरू निकलेंगे, वहां से उनको गाड़ी मिल जाए। तो बाकायदा और नेहरू के बारे में कहा ही जाता था कि वो जो है ही इज ए ब्राउन ब्रिटिशर। तो नेहरू का और 1947, और दूसरा भ्रम ये है कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। ये बात गलत है। 2 सितंबर या 6 सितंबर को 1946 को नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने हर मैजेस्टी क्वीन के नाम निष्ठा की शपथ ली थी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो अंग्रेज गवर्नर जनरल ने नेहरू को शपथ दिलाई थी भारत में, लेकिन पाकिस्तान में कराची में जिन्ना को शपथ दिलाने के लिए किसी अंग्रेज की जरूरत नहीं पड़ी थी, और ना ही पाकिस्तान का गवर्नर जनरल आजादी के बाद कोई अंग्रेज था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद करीब दिसंबर 1949 तक जो है देश के गवर्नर जनरल बने रहे। हाँ, उसके बाद राजगोपालाचारी हो गए थे उनके पहले, उनके बाद। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक सॉवरेन गणतंत्र हो गया था। और अब आते हैं इंदिरा के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर। इसके बारे में तमाम साक्ष्य, तमाम किताबें मौजूद हैं कि कैसे नेहरू ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनको ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी का तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ट्रेनिंग 1947 में ही शुरू हो गई थी, जब वो देश आजाद हुआ था। और नेहरू के जीवन काल में ही शायद 58 में इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई थी, और उन्हीं की सिफारिश पर, उनके दबाव पर भारत में पहली बार केरला की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को आर्टिकल 356 के अंतर्गत डिसमिस किया गया था। और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन गई थी क्योंकि नेहरू ने अपने जीवन काल में रूस से, और जो जहां उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तब उसका नाम था यूएसएसआर, और कम्युनिस्ट पार्टी से नेहरू के बड़े बहुत घनिष्ठ रिश्ते हो गए थे। और तब केजीबी ने यह तय कर लिया था कि इस परिवार को ही इस देश में सत्ता में बनाए रखना है। और आज भी ये बात बहस के घेरे में है। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद में पाकिस्तान से समझौता वार्ता करने के लिए, उस समय युद्ध के बाद, तो उनकी रहस्यमय स्थितियों में उनका देहांत हो गया था ताशकंद में ही। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री बने, वो सॉरी, और उसके बाद वो
गुलजारी लाल नंदा बने, फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गई। तो ये उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी सोवियत रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के सक्रिय सहयोग से। पैसा भी था, पॉलिटिकल लॉबिंग भी थी, और पूरा उसका वेट था। और उसी के बल पर इंदिरा गांधी के ताकत को मजबूत करने के लिए 69 में कांग्रेस को स्प्लिट कराया गया, और धीरे धीरे कम्युनिस्टों का एजेंडा देश में लागू होने लगा कि पहले तो भाई सारे बैंकों को नेशनलाइज करो, राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म करो, और फिर जब जब इमरजेंसी लगी तो भारत के संविधान के प्रेम्बल में समाजवाद और सेकुलरिज्म डाल दो, जो दोनों ही क्रिश्चियन अब्राहमिक आइडिया हैं। यहूदी, ईसाई, इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। सेकुलरिज्म का बेसिक जो मूल विचार है, जो उसका मूल है, उसके जड़ में वो ये है कि जब आज से 1500 साल पहले जब यूरोप में बड़ी संख्या में लोगों को चर्च ने कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जो भिन्न भिन्न कबीले, भिन्न भिन्न भाषा के लोग थे, वो अलग अलग वो जो है भिन्न सेक्ट में हो गए। या तो या कहीं पे रोमन कैथोलिक है, कहीं प्रोटेस्टेंट है। तो जहां जिस सेक्ट की मेजोरिटी होती थी, वो दूसरे सेक्ट के लोगों का दमन करता था, उनका नरसंहार करता था। तब ये कॉन्सेप्ट आया चर्च में कि भाई दूसरे जो सेक्ट के लोग होंगे, आप उनको टॉलरेट करेंगे, उनको झेलेंगे, उनको बर्दाश्त करेंगे, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, और रिलीजन के आधार पर किसी व्यक्ति का दमन नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन के दो समुदाय, दो सेक्ट में, या दो कबीलों में, ये एक तरह का युद्ध विराम एग्रीमेंट था, सीज फायर था, जिसको सेकुलरिज्म का नाम दिया गया, और जिसको इंदिरा गांधी ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से इमरजेंसी के दौरान, जब देश के अधिकांश नेता जेल में थे, उसको उन्होंने संविधान में जोड़ दिया। और हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि रोमन अंपायर को नष्ट करने में क्रिश्चियन चर्च को 80 साल लगे थे, और नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी के राज तक 2014 तक कांग्रेस ने वही काम किया था जो रोमन अंपायर को नष्ट करने में चर्च ने किया था, रोम में, जो आज इटली की राजधानी है। तो ये तो हाल है इंदिरा गांधी का। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार में जन्मे, और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। जिज्ञासा थी, ज्ञान की भूख थी, देश को जानने की इच्छा थी, देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में घर छोड़ दिया और संघ के संपर्क में आए, और संघ के स्वयं सेवक हो गए, और पूरा जीवन मुख्यमंत्री बनने के पहले, और मुख्यमंत्री बनने के पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। बहुत ही सादा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, और पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी का जीवन एक खुली किताब है, जिसके बारे में आज तक कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस ने 2004 में सरकार बनने के बाद सोनिया गांधी ने, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है जो नरेंद्र मोदी को कलंकित करने, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने, और नरेंद्र मोदी को किसी ना किसी तरीके से गुजरात के 2002 के दंगे में उनके बेदाग चरित्र को, बेदाग कैरियर को कलंकित करने का प्रयास ना किया गया हो। और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में एसआईटी बन गई थी, और एसआईटी उसकी जांच कर रही थी। और 1991 में जो राजीव गांधी की हत्याकांड हुआ था, उस समय जो सीबीआई डायरेक्टर थे राघवन साहब, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी काम कर रही थी। एसआईटी जाती थी अहमदाबाद, गांधीनगर, और 9-9 घंटे नरेंद्र मोदी से एज चीफ मिनिस्टर पूछताछ होती थी। और राघवन साहब ने खुद कहा है, नरेंद्र मोदी उस दौर में भोजन तो दूर, वो चाय भी नहीं पीते थे। तो ये तो दौर रहा है नरेंद्र मोदी के जीवन के संघर्षों का। और नरेंद्र मोदी को अपने ही पार्टी में, अपने ही दल में, आरएसएस की ओर से, बीजेपी की ओर से भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, एज गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने संकल्प शक्ति, अपनी संकल्प दृढ़ शक्ति, और अपनी इंटेग्रिटी के बल पर पार्टी में, देश में अपना स्थान बनाया। और अब जो है, अब तो इतने लोगों ने पुस्तक लिख दी है। एक बहुत मशहूर पुस्तक है, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, एंडी मैरिनो, उसने किताब लिखी है। वो पीएम, वो कई साल उनके साथ रहा, और उसने जितने भी आरोप थे 2002 के दंगों को लेकर के, एक एक की उसने बहुत बारीकी से पड़ताल की।
और एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो वो आजकल जो है बहुत बड़े चैनल में करोड़ों के पैकेज में उनका भी नाम उस किताब में है कि कैसे इन्होंने जो है और कैसे एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी खबरें प्रसारित की। और एक उसमें टीवी के बड़े एंकर का भी नाम है कि कैसे उसने झूठी खबरें चलाई, वो आज भी बड़े एंकर हैं। तो ये सब चीजें उसमें ब्यौरा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जीवन काल और ये आपको बता दें 1991 के एंड में या 92 में जब उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस समय तिरंगा यात्रा में उनके साथ नरेंद्र मोदी थे। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा जो लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी और जिसको समस्तीपुर में पकड़ लिया गया था, उस यात्रा में भी नरेंद्र मोदी ही आडवाणी जी के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के जीवन में गुजरात में बीजेपी के अंदर बीजेपी के लोग हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया हों, इन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध करने की कोई कसर छोड़ी नहीं थी। लेकिन ये मोदी जी की स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है एंड स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन है कि वो आज इस पद पर हैं। तो इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी की खाली इतनी ही तुलना हो सकती है कि आज मोदी जी ने उनसे एक दिन ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बाकी इंदिरा गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर का पद तो तोहफे में मिला था, गिफ्ट में मिला था। उनके पिताजी पीएम थे और उनके पिताजी के पिताजी जो है अंग्रेजों के भक्त थे। तो अंग्रेजों ने मोतीलाल नेहरू की अंग्रेजों की भक्ति के जवाब में के रिवॉर्ड में उन्होंने अंग्रेजों ने नेहरू को नेता बनाया और अंग्रेजों के दबाव में गांधी ने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जबकि 1947 में एआई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में देश के एक भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने नेहरू के पक्ष में वोट नहीं दिया था। फिर भी नेहरू कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित किए हो गए थे। ये इतिहास नेहरू का है। उस नेहरू की पुत्री है इंदिरा गांधी, जिन्होंने जीवन में क्या किया। और एक बहुत बड़ी कहानी इंदिरा गांधी के बारे में कही जाती है कि साहब 1971 की वॉर में उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये बिल्कुल झूठ बात है। पाकिस्तान को तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया। बांग्लादेश का जो क्रिएशन है वो उस समय यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर थी उसके चलते ये सोवियत रशिया ने किया था। और अगर और उस समय की वॉर में दिसंबर 1971 की वॉर में अगर सोवियत रशिया की पनडुब्बी बे ऑफ बंगाल में नहीं आई होती तो अमेरिकन नेवी के का जो 7th फ्लीट था, जो 7वां बेड़ा था, उसने आकर के ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां पे हमला कर दिया होता और वहां पे वो मामला वही समाप्त हो गया होता। क्योंकि सोवियत रशिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां वहां से आ गई थी तो 7वें बेड़ों को वहां से लौटना पड़ा। लेकिन कभी भी अमेरिका ने इसके लिए जियाउर रहमान को माफ नहीं किया। और ये कहा जाता है कि सीआईए ने इस अपराध के जवाब में जो 1975 में जो बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके पीछे सीआईए थी। और उसके बाद 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई है उसके पीछे भी सीआईए थी। और जो एक इंडिया की प्रमुख इंटेलिजेंस संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू, उसके फाउंडर थे आर एन काओ। और आर एन काओ के एक बहुत करीबी बहुत बड़े अधिकारी थे रॉ के, बी रमन। उनकी एक किताब है ये द काउ बॉयज ऑफ रॉ। इस किताब में पूरा ब्यौरा है कि इंदिरा गांधी की 1984 में सीआईए की टीम दिल्ली में काम कर रही थी और वो इस बात पे काम कर रही थी कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगी तो देश का सिनेरियो, तो भारत की राजनीतिक सिनेरियो कैसा होगा। और ये लिखा है बी रमन ने अपनी किताब में कि कि दिल्ली में ऐसा काम हो रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो को या को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और कोई इसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। और जो सीआईए ने जो अपने पुराने क्लासिफाइड
यानी सीक्रेट जो फाइल्स को जो डिक्लासिफाई किया है, उसमें इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी की हत्या की जानकारी सीआईए को थी। उसके बाद जो है जो 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 तीसरी हत्या हुई है 87 में, वो हत्या हुई है ज़िया-उल हक की 1988 में। वो भी अमेरिका की आंखों का कांटा बन गए थे। उसके बाद हत्या हुई है बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान में, और यहाँ तक कहा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या में भी विदेशी हाथ था। औ और उसके बाद अमेरिका के इशारे पर पहले इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम से हटाया गया। उसके बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद को हटाया गया। लेकिन ये सारी ताकतें भारत में आके ठंडी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई यहाँ पे खुराफात नहीं की है। ये जो आपका शाहीन बाग का नागरिकता आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, ये कभी हाइडेनबर्ग की फाइल आ जाती है, कभी वो आपका पेगासस का वो सॉफ्टवेयर आ जाता है। कोई ना कोई ये कभी रफाल फाइटर जेट को लेके सवाल उठाए जाते हैं, चौकीदार चोर कहा जाता है। ये सारे विदेशी खेल भारत में अभी भी चल रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी का पराक्रम है, ये नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक क्षमता है, जो उन्होंने आज तक इन सारे षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी कनाडा में, फिर अमेरिका में और परसों ब्रिटेन में जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट की कमर जाके तोड़ी है, और जिस तरीके से उन्होंने पहले कनाडा में, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इस साल फरवरी में और परसों जाके उन्होंने ब्रिटेन में साफ-साफ बताया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को, कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम का इस्तेमाल कभी भी अलगाववादी ताकतों को, एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी भी ये लोग थोड़ा बहुत सक्रिय हैं ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। तो ये है पूरी कहानी का लब्बो-लबाब। और आप देखिए 11 साल में एज़ प्राइम मिनिस्टर, 13 साल एज़ चीफ मिनिस्टर, आप एक भी बात ऐसी नहीं बता सकते कि जो आप ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी जी ने एज़ चीफ मिनिस्टर या एज़ प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसा काम किया हो जो भारत की लोकतांत्रिक मान्यताओं, और परंपराओं और ट्रेडिशन या संविधान सम्मत ना हो। एक भी ऐसा काम आप नहीं बता सकते कि जो उन्होंने जी। और तर्क किया। और उसके बाद जो है, इतनी घटिया-घटिया बातें कही गई हैं पिछले 11 साल में कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, नरेंद्र सरेंडर टाइप इतनी निम्न कोटि की बातें हैं, जिनके बारे में चर्चा करना में भी जो है बहुत ही जो एम्बैरेसमेंट अनुभव होता है। तो नरेंद्र मोदी की किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी से तुलना नहीं होती। इंदिरा गांधी वाज़ अ डायनास्ट। She got the office of prime minister because she was born with a silver spoon. नरेंद्र मोदी एक बहुत साधारण परिवार में 2 कमरे वाले घर में जहाँ रहते थे, उनके माता-पिता वहाँ पैदा हुए थे। और नरेंद्र मोदी पढ़ने कहीं ना ऑक्सफोर्ड गए, ना कैम्ब्रिज गए, ना हार्वर्ड गए, वो भारत में ही पढ़े। और एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मोदी जी ने, कि भारत को हार्वर्ड नहीं, भारत को हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो यही वो कर रहे हैं और लोगों से करवा रहे हैं। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे शब्दों में ऐतिहासिक और दूसरे तमाम संदर्भ देते हुए एक अ, ये बताया है कि भई इन तीनों के बीच में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है, नेहरू, इंदिरा हुँ। और मोदी के बीच में। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे हैं कि चूँकि नरेंद्र मोदी अब दूसरे पायदान पर पहुँच गए हैं, नेहरू के बाद निरंतरता में सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में, तो आज थोड़ा-सा जायज़ा ले रहे हैं कि क्या इन तीनों की कोई तुलना हो सकती है? इनका जो योगदान है, क्या सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और जो हमारे विरासत की, हमारी मूल पहचान के जो प्रतीक हैं और जो हमारी पहचान है एक्चुअल में, उस मोर्चे पर जब हम बात करते हैं तो और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएँ हैं, प्रणाली है, उनका सम्मान करने के मामले में भी जब हम तुलना करते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने ये दोनों कहीं ठहरते नहीं हैं। देखिए सर, मैं चूँकि बाद में जुड़ा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने 2-3 उस पर बात की, शायद मंदिर पर बात किए हैं। सोमनाथ मंदिर पर सर आपने बात की, वीरेंद्र सर से बात हुई है, तो मैं 2-3 हिस्सों में देखता हूँ कि हम लोग अलग-अलग तरीके से इन
3 प्रधानमंत्रियों को देखते हैं, चूंकि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को इसलिए इस तुलना से अलग रखता हूं क्योंकि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया था। एक लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया को उन्होंने रोक दिया था और वो रास्ता इस देश को अफ्रीका की तरफ ले जा रहा था, उन 66 देशों की तरफ ले जा रहा था जहां आजादी तो मिली भारत की आजादी के दशक में ही, लेकिन वो वापस लौट गए, उनके अंदर बंटवारे हो गए या हत्याओं और उसका बाजार गर्म हुआ और वहां म्यूटनी हुई और सरकार वहां मिलिट्री ने कब्जा किया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक जीत के बावजूद उनके उनके खिलाफ बहुत सारे, आपको मालूम है, साधुओं से लेकर तमाम चीजों पर यह है, सिर्फ एक जीत उनको आगे करती है जो 1971 की है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करना, ये सब करना, आपने मालूम है कि किस तरह से टी अजैया साहब को हटाया गया था, ये जिससे क्या हुआ कि 1982 में एक नया आंदोलन खड़ा हुआ और तेलुगु देशम पार्टी वहां पहुंच गई। मैं सिर्फ एक आदमी के तौर पर अगर देख रहा हूं तो श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं इसलिए अलग कर रहा हूं कि उन्होंने इस पूरे उसमें जिस तरह से माना जाना चाहिए था लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, वो नहीं मानती थी। अगर हम लोग शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, उनकी मृत्यु पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि जो समकालीन भारत का इतिहास है वो नेहरू का इतिहास, वो जो उस समय का ये भारत उन्होंने गढ़ा है, ये सब बातें उस समय लिखी गई। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो जो है, लेकिन अगर मैं आज कहूं कि वो वक्त अगर नेहरू का था तो ये वक्त वो है जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद एक नए भारत की, आप उससे सहमत हो असहमत हो, मैं मान सकता हूं आप कट्टर विरोधी हो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आप हो सकता है ये कहें कि गलत वो हो रहा है, जो असर आ रहा है वो गलत आ रहा है, लेकिन नोटबंदी का फैसला लेना, जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोयला खदानों का, उनका बहुत सारी चीजें उस समय हुई, लेकिन वो एक उस समय की प्रक्रिया थी जब आप विपक्ष को एक निष्प्राय देख रहे थे, विपक्ष एक निरीह की तरह था, विपक्ष के पास जो लीडरशिप थी वो एक तरह एनजीओ टाइप थी, या ये लोग जो सोशलिस्ट लोग थे जिनकी कथनी और कथनी का कोई रिश्ता एक दूसरे से बहुत रेयर मिलता था, वो उस तरह के लोग थे। तो उस समय वो विपक्ष नहीं था जो आज की डेट था। जब वो इस तरह का फैसला लेते हैं, जब वो ये कहते हैं, तो लगता है कि जैसे नेहरू ने कारखानों की बातें की, उन्होंने बहुत बड़ी बातें की कि हमारे नए तीर्थ हैं, लेकिन वो ये समझना उनको, मतलब मुझे लगता है कि इस पर ध्यान उनका कम गया, क्योंकि गाड़ियों में जाते वक्त, बड़ी बड़ी गाड़ियों में शायद वो सोच नहीं सके होंगे कि सोच जो है करने के लिए महिलाएं बाहर जाती हैं, क्योंकि उनकी सोच में नहीं आया होगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी किसी को देखा नहीं होगा। उनके अंदर अगर हम देखें, सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर, ये दो मुझे कल्चरल इशू पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर, क्योंकि हिंदुस्तान एक आहत सभ्यता है, हिंदुस्तान सदियों से अकेला एक ऐसा देश है जिस पर कारवां आते रहे, हमले करते रहे, उसको लूटते रहे, यहाँ के लोग लड़ते रहे, लेकिन चूंकि एक अंदर से जिस तरह का चूंकि हम लोगों की प्रवृत्ति यही है, हम लोगों के वेदों से लेके, जो हम लोगों को, चूंकि धर्म से शुरुआत में तो यही राष्ट्र बने उन्हीं से, तो हम लोग इसी तरह बने कि हमको किसी पे बाहर जाके हमला नहीं करना, इस तरह से नहीं करना जैसे कि उनको नष्ट कर दिया जाए या जला दिया जाए, ऐसे भी नहीं करना। हमारी सांस्कृतिक ताकत रही और उसी सांस्कृतिक ताकत में कभी कभी चोल राजाओं ने हिंद चीन की तरफ आपको बनाया। तो हम लोग जब आजाद हुए तो 500 साल 1192 में दिल्ली और 1707 तक ये मुगलिया सल्तनत या सल्तनत काल या मुस्लिम काल, जो पूरी देश के लिए एक डार्क एज है, हत्यारों का काल है, जहां हिंदुस्तान में हिंदू होना मुश्किल था। उसके बाद फिर आप 1764 से आप लगा लीजिए कड़ा की संधि के बाद अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार लिया, और उसके बाद तो हम लोग इतने लंबे समय से पिटते रहे, मरते रहे, लेकिन जीने की आरजू के साथ रहे। क्यों? क्योंकि हम उस टूटे हुए सोमनाथ मंदिर को भी जल देते रहे, हम उसकी तरफ हाथ जोड़ के खड़े रहे। और जब देश आजाद हुआ तो जूनागढ़ के, जैसे ही जूनागढ़ क्या विलय हुआ, तो ये सरदार पटेल ने कहा, देश के उप प्रधानमंत्री ने, कि हम राष्ट्र की आत्मा के तौर पर इसका पुनर्निर्माण करेंगे, इसका पुनरुत्थान करेंगे। और चूंकि महात्मा गांधी तुरंत आ गए,
महात्मा गांधी ने कहा कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकारी पैसा नहीं होगा, ट्रस्ट वस्ट नहीं होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू खुल के इसके विरोध में आ गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो है किसी सरकार का काम नहीं, धर्मनिरपेक्ष। जबकि आप अपने आप को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हो, आप ये लिखते हो भारत एक खोज करते हो। भारत की खोज कहां हो सकती है? उस सभ्यता में ही हो सकती है, सिविलाइजेशनल स्टेट है ये, उसी जगह हो सकती है। लेकिन आपने कभी इसके लिए पहले मना किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका गया, और जब आप गए तो उसका उनको भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उनको बाद में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री नेहरू ने किया, वो ये लगता है कि वो कल्चरली इस देश की उस जो एक लाइन है उससे चिढ़ते थे, नफरत करते थे। वो कोई ये नहीं था कि वो धर्मनिरपेक्षता का आदर्श वहां बनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके उलट आप देखिए कि जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, 87-86 से शुरू करते हैं। अगर मुजफ्फरनगर में जो वीएचपी का जो शुरू हुआ था, लक्ष्मी नगर आपको याद होगा सर, जो एक बहुत विशाल वो हुआ था, वहां से अगर हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के आपको वहां उससे रिश्ते दिखेंगे। वो मंदिर आंदोलन को ये मानते हैं कि हम अतीत, हमारा रिश्ता कल्चर से, हम लोग सभ्यता हैं, हम लोग अपने लिए ताकत वहीं से जुड़ते हैं। जैसे पेड़ों की ताकत जड़ों से आती है, जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं, जिस पेड़ की जड़ों के साथ आप, चूंकि अब महानगर में रहने लगे, जिसके चारों तरफ आप कंक्रीट लगा देते हैं, वो पेड़ उखड़ जाते हैं। उसी तरह से उसी जड़ों की ताकत प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि इस देश की ताकत वहां से आती है, और उन्होंने इसीलिए खुल के, ये पहली बार किसी देश के सेवारत प्रधानमंत्री का किसी मंदिर के उसमें हिस्सा लेना था, तो उन्होंने कहा कि ये देश मेरे लिए क्या है, मैं इसको देखता हूं। मुझे कई बार लगता है, मैं सर, समय है ना, मैं उसको एलोबरेट कर रहा हूं, तो बिल्कुल बोलिए बोलिए। जी जी हाँ, जी हाँ। अभी अभी हम लोग करीब करीब 20 मिनट चर्चा कर सकते हैं। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि मुझे लगता है कि उसको वीरेंद्र जी बहुत अच्छे से उस मंत्र को कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा का मतलब उनका उच्चारण बहुत शुद्ध है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सब पुरिया से मोक्षदायिका, क्या अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या मथुरा माया काशी, अवंतिका सप्तपुरिया मोक्षदायिका, सप्तैव। यानी अगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नेहरू को इस देश की आत्मा को, जिसको वो बार बार लिख रहे हैं, उनकी किताबों में आपको दिखता है, जिसमें अकबर को वो महान घोषित करते हैं, फिर उसके बाद उनके जो लाइन से है वो लोग उसी जो आदेश है, ये चूंकि ये आदेश 34-35 1934-35 में लिख दिया गया था, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हबीब, जो इरफान हबीबी के पिता थे, उसके बाद आप जितने भी वामपंथी हिस्टोरियन है, वो उसको साबित करने में लग जाते हैं, क्योंकि नेहरू जी कभी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेहरू जी तो सच है। तो वो जो है आप आज ये देखिए, अयोध्या मथुरा सोमनाथ मंदिर, आप जाइए और इसकी इकोनॉमी को देखिए, ये इकोनॉमी कहां करती है। आप उस इकोनॉमी को सोच के देखिए। हरिद्वार, अगर आप आज हरिद्वार हटा दीजिए उत्तराखंड से, तो आय के सोर्सेस देख लीजिए। यानी जो मथुरा आप देखिए कहां फ्लोरिश कर रहा है, क्योंकि ये शहर सिर्फ इसलिए नहीं थे कि यहाँ मंदिर थे, ये शहर इस देश की बिजनेस इक्विटी से, क्योंकि हम लोगों का हर एक रिश्ता हमारे मंदिरों से, हमारे जी, जो भारत की सनातन अर्थव्यवस्था है, ये उसकी नींव और इसकी रीढ़, उसका आधार थे, मैं और यही कभी कांग्रेस ने इस कॉन्सेप्ट को माना ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि वो सब पुरिया अगर वो बसा देते, तो हो सकता है कि जो उभार हम अब देख रहे हैं, जिस अयोध्या को मैं ओंकार सर कहूंगा, मैं तो जो फैजाबाद ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही अयोध्या में जाना शुरू किया, चूंकि मैं तो टेररिज्म कवर करते करते ही इन सब जगह घूमता था। आप ये सोचिए कि मेरा एक आर्टिकल 2017 का पड़ा हुआ है, कैत रघुवीर सुनऊ हनुमाना, सब दिन होत ना एक समाना। क्योंकि जब मैं गया उस शहर में, वो शहर जहां होटल नहीं मिल पाया, मैं अगले दिन सुबह गया 7 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहां रुक नहीं सकते थे। वो शहर आज $1 बिलियन की इकोनॉमी है, उससे ज्यादा की इकोनॉमी है, क्योंकि आप शक्ति नहीं पहचान रहे थे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाती है, तो मैं ये मानता हूं कि देश की जो एक नेचुरल ताकत है, जो देश की नैसर्गिक वो है शक्ति, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने
जरूर पहुंचा। उनसे गलतियां हो सकती हैं, आप उनके साथ सहमत असहमत हो सकते हैं, अलग चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप संस्कृति की बात कर रहे थे तो उस पर आप आते हैं। जब आप जी, कुछ आप कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था वीरेंद्र जी, ये नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बहुत लोगों ने कहना शुरू किया था। ये कैसा भारत बनाया था उन्होंने? जब विभाजन हुआ तो कितने लोगों का पलायन, मेरे विचार से पूरी दुनिया में इससे बड़ा कलंकित वाकया कभी कहीं भी नहीं हुआ है कि देशों को काट दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, केवल इसलिए कि एक हिस्से के प्रधानमंत्री आप बन जाएं और दूसरे हिस्से का राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री जिन्ना बन जाए। फिर कितने लोग मारे गए, उस कत्लेआम कितना बड़े पैमाने पर हुआ और हमेशा के लिए एक नफरत पैदा कर दी गई। दूसरे, कश्मीर समस्या नेहरू दे करके गए, आज तक उसमें हम अपने सिर फुड़वा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। तिब्बत प्लेट में सजा करके चीन को दे दिया गया, यूएनएससी की सदस्यता चीन को दे दी गई और हमारे भारत के बहुत सारे हिस्से उन पर या तो पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिए या नेहरू ने कहा कि ये तो बंजर भूमि थी, इसका हम क्या करते, इस अंदाज में उन्होंने। तो नेहरू ने तमाम तरह की समस्याओं को एक तरीके से अपने और भारत के गले में जो है वो डाल दिया। 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे नरेंद्र सिंह सरीला। सरीला एक जगह है बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में, छोटी सी रियासत है जहां के वो राजा थे। सरीला को बाद में नेहरू ने आजादी के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको नॉमिनेट कर दिया और वो 1985 में फ्रांस में भारत के के राजदूत थे, रिटायर हो गए। और ये सरीला स्टेट एक टाउन एरिया है हमीरपुर जिले में। तो सरीला ने पार्टीशन द ट्रू स्टोरी किताब में लिखा है कि नेहरू का कितना करीबी इन्वॉल्वमेंट था भारत के पार्टीशन से, और नेहरू को, गांधी को इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की जो की जो गंदगी है और जो उसका काइयापन है और जितने आपराधिक तरीके से ये देश का बंटवारे का प्लान बन रहा था, इसका उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने खतरनाक खेल के हिस्से बने हुए हैं। नेहरू की सारी महानता का ब्यौरा उस किताब में है और अब तो वो हिंदी में भी आ गई है। नरेंद्र सिंह सरीला की किताब है और धीरेन्द्र जी ने जरूर देखी होगी। तो ये तो है उनकी सर ये तो है माफ उनकी कीजिएगा, जी। टोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग करके उनको वापस भिजवाई थी, उसमें जो गलतियां थी। हाँ हाँ हाँ। तो अब तो उस किताब में सारा ब्यौरा दिया गया है। नरेंद्र सिंह सरीला का एडीसी यानी एनईडी कैंप, तो वो आदमी सोचिए कितना अंदर की बात जानता होगा कि 1946 में और बंटवारे के पहले जो आज का राष्ट्रपति भवन है, यानी जो उस समय का वाइस रीगल हाउस था, वहां पे क्या क्या षड्यंत्र चल रहे होंगे, वो सारा ब्यौरा एनएस सरीला ने अपनी किताब में लिखा है और जो नेहरू की महानता की पोल भी खोलता है। तो ये तो नेहरू का योगदान है। और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं रजनी कोठारी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक सिस्टम है। और वो सिस्टम इस बात से साबित होता है, जो कश्मीर फाइल की प्रोफेसर मेनन कहती है, सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है। और नरेंद्र मोदी सरकार जब इस सिस्टम से अपना प्रतिरोध और अपनी दूरी जताती है, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, ये केवल इसी नेहरूवियन सिस्टम से सरकार अपना प्रतिरोध, अपना रेजिस्टेंस को रद्द कराती है और जनता को ये संदेश देने का प्रयास करती है कि हम, सरकार जरूर हमारी है, बहुमत जरूर हमारा है, लेकिन ये सिस्टम हॉस्टाइल है, हिंदुओं के लिए हॉस्टाइल है, हिंदुओं का दुश्मन है और देश के लिए भी जो है ये देश का भी मित्र नहीं है। और इसीलिए जब सोनिया गांधी की सरकार होती है, कहने को तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे,
तब आता है कम्युनल वायलेंस बिल, यानी अगर कोई दंगा हुआ तो हिंदू ही जिम्मेदार माने जाएंगे। और ये बिल्कुल वही था जो अंग्रेज 1920 में ला रहे थे, रॉलट एक्ट। और वही रॉलट एक्ट आजकल फिर लाया जा रहा है कर्नाटक में, रोहित वेमुला बिल। यदि कोई छात्र के खिलाफ कोई अगर कोई मामला होगा, कोई 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 विवाद होगा, तो केवल अपर कास्ट के छात्र पहले से जिम्मेदार मान लिए जाएंगे, और एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस का चरित्र बदला नहीं है, वही आज भी चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियन चर्च को रोमन एम्पायर को नष्ट करने में, पूरी तरह कन्वर्ट करने में, रोमन सभ्यता की समस्त जो सांस्कृतिक धार्मिक विरासत थी उसको समाप्त करने में मात्र 80 साल लगे थे। ये भारत का सौभाग्य है कि कांग्रेस को इतने साल भारत में भारत में इतने साल शासन करने का अवसर नहीं मिला। सबसे बड़ा जो अपराध हुआ है भारत में कांग्रेस के द्वारा, धर्म को बना दिए गया रिलीजन। 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी के तहत यूरोप के देशों का गठन हुआ था एथनिक लाइन पर, कि आपकी नस्ल क्या है और आपकी भाषा क्या है। केवल ठीक उसी आधार पर नेहरू ने आजादी के बाद भारत को यूरोपियन शैली में एज ए नेशन स्टेट ढालना शुरू किया, और उसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषा और एथनिक नस्ल के आधार पर। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पहली बार भारत में अब ये विचार पुनर्जागृत हुआ है कि भारत एक सिविलाइजेशन स्टेट है, भारत एक सभ्यता से उपजा हुआ राष्ट्र है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जैविक राष्ट्र है, भारत एक ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसका विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है कि भारत का पौराणिक और वैदिक और बल्कि मैं कहूंगा डिवाइन इतिहास क्या है। भारत के लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि रामायण, महाभारत, भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे नायक थे, हमारे इतिहास पुरुष थे। ये लोग इस धरती पे रहे, इस धरती पे चले। रामायण में श्रीलंका का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हैं। हमें कहा गया ये तो माइथोलॉजी है, ये तो अरे माइथोलॉजी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है, जहां आदम और हव्वा की कहानी है, एडम एंड ईव की कहानी है। जब गॉड ने पहले आदम को पैदा किया, जिसको इस्लाम में एडम और जिसको इस्लाम चर्च में कहा जाता है एडम, इस्लाम कहते और मुसलमान कहते हैं आदम। तो जब गॉड बोर होने लगा तो उसने अपनी पसली से हव्वा को पैदा किया, यानी ईव को पैदा किया, और ये कहा कि तुम जो है ये वाला जो फल है, ये ईडन नाम का एक गार्डन है। अंग्रेजों ने कलकत्ता का जो स्टेडियम का नाम ही रखा है ईडन गार्डन, जहां पे आदम हव्वा रहते थे। और गॉड ने कहा कि ईव, हव्वा, तुम ये वाला फल नहीं खाओगी, फॉरबिडन फ्रूट है। और ईव ने वो फॉरबिडन यानी प्रतिबंधित फल खा लिया, तो उस समय गॉड ने कह दिया कि तुम्हारा दर्जा पुरुष की तुलना में आधा है। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में ये आज भी चला आ रहा है, आज भी जी उनके जी। मजहब का हिस्सा है। ये है माइथोलॉजी। हमारे यहाँ ऐसी कोई माइथोलॉजी नहीं है। भारत में आज भी वही परंपराएं चल रही हैं, महिलाओं का एम्पावरमेंट। अरे महिला हमारे यहाँ ऑलरेडी एम्पावर्ड है। महिला का दर्जा भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से सदैव पुरुष के ऊपर रहा है। भगवान कृष्ण का नाम देवकी नंदन है, भगवान राम का नाम कौशल्या नंदन है। यहाँ पे बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। ये पिता के नाम से जानने की जो परंपरा है, ये तो अंग्रेजों ने शुरू की है। तो ये सारी की सारी यूरोपियन क्रिश्चियन परंपराएं भारत में ऐसे ठूस गए संविधान के माध्यम से, आपके माननीय नेहरू जी और इंदिरा जी, कि भारत आज भी उसको झेल रहा है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, तो मैं धीरेन्द्र जी से कहूंगा कि वो कंक्लूड करें चर्चा को, और जो वो विचार रखना चाहते हैं उनका स्वागत। आप म्यूट पे हैं जी। देखिए, एक बड़ा अच्छी मुझे लगा कि चूंकि हम लोग जिस नोट पर छोड़ें तो वो रेफरेंस के नोट पर हो, चूंकि वीरेंद्र जी हमेशा उस तरह की उस पर आते हैं। जो 7 नवंबर 1950 को एक खत लिखा जवाहरलाल नेहरू को, पटेल साहब का खत, बहुत इंटरेस्टिंग खत है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पेकिंग में हमारे राजदूत और उनके जरिए चीनी सरकार से चल रहे पत्राचार को गौर से पढ़ा।
मैंने इस पत्राचार को हमारे राजदूत और चीनी सरकार के प्रति उदार होकर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये दुख हो रहा है कोई पाक साफ नजर नहीं आता। यानी देश के उप प्रधानमंत्री को ये लगा इसमें साफ है कि हमारा जो राजदूत वहां है वो हमारे लिए नहीं चीन के लिए काम कर रहा है। इससे बड़ा टफ मतलब अब वो उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि ये पत्राचार उसने हमको यकीन दिलाना की कोशिश की कि वे तिब्बत की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पत्राचार की अवधि के दौरान चीनियों ने अपना ध्यान तिब्बत पर हमला करने की योजना तैयार करने में लगाया होगा। मेरे विचार से चीन का फाइनल एक्शन लगभग विश्वासघात करना है। त्रासदी यह है कि तिब्बत के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, हमें अपना मार्गदर्शक चुना, लेकिन हमने उन्हें चीनी कूटनीति या विद्वेष के जाल से बचाने में नाकाम रहे। चूंकि ये लेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ छोटी सी चीज बता देता हूं कि हमको क्या करना है। उन्होंने ये बताया कि हमें क्या करना है, उसमें हमारी सेना, उसके बाद सुरक्षा का मजबूत, हमें ये देखना पूरी तैयारी करना है। उन्होंने पहला वर्ड लिखा सैन्य स्थिति का परीक्षण, आवश्यकता के अनुसार हमारी सेनाओं का विन्यास, हमारी सेना की ताकत का आकलन, अगर जरूरत हो तो नए खतरे के आलोक में सेना की मोर्चाबंदी की योजना पर पुनर्विचार। लॉन्ग टर्म में हमारी सूचना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जो लिखा हुआ। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, लंबा बहुत है, लेकिन नेहरू जी जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये अप्रमाणित बात है कि चीन समूचे तिब्बत पर कब्जा कर लेगा, इसकी कोई संभावना नहीं। ठीक है, आप उस लेटर की और अच्छी बात सुनिए। मेरा मानना है कि आने वाले समय में चीन की तरफ से किसी सैन्य हमले की आशंका लगभग असंभव है। मेरे निष्कर्ष का आधार कई वैश्विक कारणों पर टिका हुआ है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं भारत पर चीन के किसी हमले की संभावना को खारिज करता हूं। ठीक है साहब, अब ये साहब क्या कह रहे हैं, अगर हमने हमले की आशंका से डरकर इसकी पूरी तैयारी की तो ये हमारे ऊपर आर्थिक और दूसरे तरह का बोझ पड़ेगा और ये हमारी सुरक्षा को कमजोर करेगा। कम से कम कुछ सालों के लिए हम एक सीमा से आगे नहीं जा सकते और सुदूर सीमाओं पर सेना की तैनाती हर तरह के सैन्य और रणनीतिक नजरिए से गलत होगी। अगर मैं आपको ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत 1950 के महज 12 साल के अंदर उसने हमको तबाह कर दिया। सर धीरेन्द्र जी, अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में जो आपका ब्रूस रिडल की किताब को कोट किया था, कैसे भीख मांगी थी नेहरू ने अमेरिका से, चाइना से हमको बचाओ। परमाणु वो उसमें पूरा वो लेटर जो है हाँ। पूरी तरह से आत्मसमर्पण था। उस लेटर को जब राजदूत ने पढ़ा था तो उसको ये शर्म आई थी। मैं उसको डिटेल नहीं, लेकिन ये जो लेटर है ये बताता है कि प्रधानमंत्री नेहरू जो विदेश नीति के, जिनकी विदेश नीति के, मैं इसलिए इसको जोड़ा हूं, इसीलिए आपका इस पर मैंने खत्म कर रहा हूं इस नोट पे कि विदेश नीति इन दोनों नेताओं के लिए, दोनों प्रधानमंत्री के लिए एक प्राइम वो है जो उनके दिल से जुड़ा हुआ है। ये 78 देशों की यात्रा कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। वो 60 से 70 देशों की यात्रा 6000 कुछ दिनों में की थी, इन्होंने 4078 दिन में की। लेकिन दोनों के बीच में अंतर यह है कि नेहरू एक आदर्शवादी राजनीति जिसका अंततः फल ये होता था कि हिंदुस्तान को हर जगह चोट खानी पड़ती थी, चाहे हम कश्मीर के मुद्दे को लेके गए हों। प्रधानमंत्री मोदी इस ऐसे वक्त में जब आपके खिलाफ ये सब चीजें ताकत में है, इसके बावजूद मालदीव के यहाँ रेड कारपेट पे जाते हैं, श्रीलंका मना करता है इंग्लैंड उसको, चाइना को कि आपको हम यहाँ वो नहीं देंगे, जबकि वो कर्ज में दबा हुआ है। तो आपकी पॉलिसी, हम अब व्यवहारिक पॉलिसी पर रहते हैं, हमको जो आप हमको ये देंगे हम आपको ये देंगे, सीधे से तौर पर है। तो हम इसको यही मैं खत्म करता हूँ कि अंतर जरूर है। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? नेहरू 62 का युद्ध हारे, पूरे देश का, हमारी सेनाओं का मनोबल गिरा, खुद नेहरू अवसाद में चले गए और उसके 2-2.25 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू के काल में कश्मीर समस्या भारत के मत्थे मढ़ी गई, तिब्बत गया, अक्साई चीन, दूसरे कई इलाके जहां चीन ने कब्जे कर लिए। और उनके नाती राहुल गांधी पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कितने जेट गिरे। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पाकिस्तान 4 दिन के भीतर घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा
कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेनाओं के भी कौशल और पराक्रम पर सवाल खड़े करते हैं। अब वो किसका हित साध रहे हैं, ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय जिस पर आप लोगों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद।